बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी यूनिट था। और पार्ट 1 में हमने जो लास्ट वीडियो क्लोज की थी वो हमने उसमें डिस्कस किया था कि फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, और हमने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हवाले से बात की थी, और फिर हमने वीडियो जो ख़त्म की। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 है इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रग्स है वो किस तरह एडमिनिस्टर की जाती है, मतलब जो दवाइयाँ हैं वो लोगों को किस तरह दी जाती है, कौन कौन से रूट से उनकी बॉडी में मेडिकेशन एंटर होती है, तो उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। विद द पॉसिबल रूट ऑफ ड्रग्स एंटर इनटू द बॉडी में बी डिवाइड इनटू द 2 क्लास। जो बॉडी के अंदर जब हम एज अ नर्स जब किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं या मतलब कोई सी भी दवाई उनको एडमिनिस्टर करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंटरनल रूट, एक होता है पेरेंटल रूट। तो ये इंटरनल रूट के अंदर कौन कौन सी आती है और पेरेंटल रूट के अंदर कौन कौन सी आती है, उसके हवाले से भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरनल रूट की बात करते हैं। तो इसमें जब हम ओरली किसी पेशेंट को ओरली या रेक्टल के थ्रू मेडिकेशन देते हैं उसको हम इंटरनल रूट कहलाया जाता है। इसमें हमारे पास देखो, जब हम मुंह के ज़रिए मेडिकेशन देते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती है। एक होता है अंडर द टंग जिसे हम सबलिंगुअल कहते हैं, या दूसरा होता है जो स्वाल्विंग करते हैं। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। वे ड्रग्स प्लेस डायरेक्टली इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट। मतलब जब ड्रग्स जो है जब आप डायरेक्टली जीआई ट्रैक्ट तक पहुंचाते हैं और वहां के ज़रिए बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये हमारे पास इंटरनल रूट कहलाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती है। एक को हम कहते हैं सबलिंगुअल, दूसरे को हम कहते हैं ओरल, तीसरे को हम रेक्टल कहते हैं। सबलिंगुअल की बात करें तो सबलिंगुअल या बकल, जैसे मुंह को बकल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, ज़बान के नीचे प्लेस द अंडर द टंग, ज़बान के नीचे इसमें मेडिकेशन दी जाती है। जब आप कोई पेशेंट को दवाई देते हैं और वो ज़बान के नीचे, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए जब इंक्रीज़ होता है तो उसके लिए टेबलेट दी जाती है कैपोटीन के नाम से। ठीक है, फिर इस तरह इंजेसेट के नाम से एक टेबलेट आती है, वो भी ज़बान जब चेस्ट पेन वगैरह होता है तो उसके लिए दी जाती है। तो जब आप पेशेंट को इस तरीके से भी मेडिकेशन देते हो तो ये भी आपका इंटरनल रूट में आता है। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, और वहाँ से फास्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है मेडिकेशन। और जैसे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और वो फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। दूसरा हमारे पास है ओरल स्वाल्विंग, जैसे हम पानी के साथ या दूध के साथ जो मेडिकेशन खाते हैं वो पहले हमारे स्टमक में जाएगी, स्टमक से इंटेस्टाइन, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमारे पास है रेक्टल रूट। रेक्टल में हम क्या आते हैं, एब्जॉर्प्शन थ्रू द रेक्टम। जब हम किसी पेशेंट को रेक्टल के थ्रू मेडिकेशन देते हैं, रेक्टल के थ्रू मेडिकेशन क्यों देते हैं, या तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, इस वजह से हम रेक्टल के थ्रू देते हैं, या तो वो छोटा बच्चा होता है मेडिकेशन नहीं खा सकता तो उसके लिए रेक्टल के थ्रू देते हैं, या तो उसको हम देखते हैं अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई ओरल कोई सर्जरी वगैरह हो, कोई ऐसा मसला वगैरह हो तो उसको भी रेक्टल के थ्रू दिया जाता है। अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो उसको भी रेक्टल के थ्रू दिया जाता है, या कोई पेशेंट हो जिसको वोमिटिंग हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो तो वो उसको भी रेक्टल के थ्रू जो मेडिकेशन दी जाती है इफ़ अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, तो ये 3 रूट जो है ये आपके इंटरनल रूट में आते हैं। फर्स्ट इसमें वही बात हो रही, अभी सबलिंगुअल ड्रग्स जब हम देते तो उसका फ़ायदा क्या है उसकी बात हो रही। जब ज़बान के नीचे हम मेडिकेशन देते हैं, टेबलेट देते हैं, तो उसका सबसे फ़ायदा है रैपिड ऑब्जर्प्शन, जल्दी एब्जॉर्ब होती है। क्यों, वहाँ पर छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं तो वहाँ से जल्दी एब्जॉर्ब होती है। ड्रग स्टेबिलिटी, प्रॉपरली ड्रग जो है स्टेबल और एब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड हमारे पास है एवॉइड द फर्स्ट पास इफेक्ट। देखो, फर्स्ट पास इफेक्ट अलग चीज़ है, यहाँ पर एवॉइड। देखो, जब हम ओरली मेडिकेशन देते हैं ना, जब वो आप मुंह में जाएगी, मुंह से फिर स्टमक से इंटेस्टाइन से जब ये ऑब्जर्व होती है तो पहले ये लीवर पे जाती है, लीवर में वहाँ ब्रेकडाउन होती है। जब ये ड्रग्स पहले लीवर में जाती है और लीवर में ब्रेकडाउन वगैरह होती है तो इसको फर्स्ट पास इफेक्ट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है,
फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। लेकिन जब आप सबलिंगुअल लेते हो, ड्रग्स क्या करते हो, ज़बान के नीचे रखते हो, तो फिर उसमें फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है लीवर में उसका जाना रुक जाता है, वो डायरेक्टली ज़बान के जो ब्लड वेसल्स स्मॉल वहाँ से डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और अपना एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो सबलिंगुअल ड्रग्स देने की वजह से फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है वो एवॉइड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये 2 रूट बताए गए हैं, एक ज़बान के नीचे और एक आप ओरली इसको खा सकते हो। ठीक है। अच्छा, सबलिंगुअल के डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब सबलिंगुअल जो ड्रग्स है वो उसके नुकसानात भी होते हैं। उसका क्या होता है, एक इनकन्वीनियंट होता है। ये इनकन्वीनियंट का मतलब क्या है, मतलब बाज़ लोग जो होते हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनको मतलब अच्छा नहीं लगता, वो सही नहीं लगते, उनको तकलीफ़ होती है, तो उसको इनकन्वीनियंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्मॉल डोज, आप ज़बान के नीचे स्मॉल डोज में ड्रग्स दे सकते हो, लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं दे सकते। ठीक है। अनप्लेजेंट टेस्ट एंड सब, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो पूरे मुंह के जायके को चेंज कर देती है। अनप्लेजेंट, नाखुशगवार स्टेट, मतलब एक नाखुशगवार टेस्ट पैदा कर देती है मुंह के अंदर। तो ये कुछ नुकसानात होते हैं सबलिंगुअल ड्रग्स, फ़ायदे भी है तो नुकसानात भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ओरल कैविटी की बात करें, मतलब ओरल से जब आप पानी के ज़रिए या फ्लू उसके ज़रिए जब आप मेडिकेशन देते हो सबलिंगुअल के अलावा, ये भी इंटीरियर रूट में आता है, लेकिन एक ओरल है और एक सबलिंगुअल है। ठीक है। विद दिस रूट अलाउ द ड्रग्स एंड ऑब्जर्व अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। पहले स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन, वहाँ के मेम्ब्रेन से फिर ये एब्जॉर्ब होता है। इसका फ़ायदा ये है कि कन्वीनियंट होता है, मतलब कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। आप इसको जितना आपको पता है कि डॉक्टर ने अगर एक दवाई लिखी, एक गोली लिखी, तो आप एक गोली टेबलेट खा लेते। ठीक है। कोई दर्द वगैरह पेन नहीं होता, तो ईज़िली आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है, कोई मसला भी नहीं होता, आप इजीली वो कर लेते हो। लेकिन एब्जॉर्प्शन की बात करें, वी प्लेस ट्रैक अलॉन्ग विद द होल लेंथ ऑफ द जीआईटी ट्रैक। इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है जीआईटी के पूरे ट्रैक्स में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जब आप ड्रग इस्तेमाल करना शुरू खा लेते हैं, जैसे वो जीआईटी ट्रैक के अंदर एंटर हो जाती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन हॉल जितनी भी जीआईटी ट्रैक है वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। छिप की बात करें, कंपेयर टू मोस्ट अदर पेरेंटल रूट। अच्छा, बाकी जो पेरेंटल रूट है जैसे आईवी वगैरह, उससे थोड़ी हल्की, मतलब आईवी में रूट में क्या होता है, तकलीफ़ होती है और इंजेक्शन लगाना, फिर तकलीफ़ होती है, मसला होता है। तो बाज़ आईवी मेडिकेशन जो होती है महंगी भी होती है, तो ये जो ओरल या मेडिकेशन का तो ये सस्ती भी होती है और आपको इजीली आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। अभी ओरल मेडिकेशन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। समटाइम इनसफिशेंट ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग्स में बी एब्जॉर्ब। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि ये भी ओरल ड्रग्स के डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर अभी आपने क्या किया, अभी आपने एक 100 mg की टेबलेट खा ली। ठीक है। मान लिया आपने 100 mg की एक टेबलेट खा ली और उसमें से 60 mg जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, 40 mg जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कोई वजह होगी, कोई एग्जांपल के तौर पर। तो इसमें का सम टाइम एफिशिएंट ओनली अ पार्ट ऑफ ड्रग्स में भी एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट ड्रग्स से एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है। सेकंड बात वो ये कह रहे कि द फर्स्ट पास इफेक्ट यहाँ पर होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब आप ओरली खाते हो तो इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्ब होती है, फिर ये लिखा होगा ड्रग्स एब्जॉर्ब ऑरली आर इनिशियली ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वे ऑफ द पोर्टल वेन। सबसे पहले वेन के ज़रिए लीवर के पास जाती है, वहाँ पर इसकी कुछ इसका ब्रेकडाउन होती है। तो जब ये इंटेस्टाइन से फिर जब ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर वहाँ से लीवर में जाती है, जब इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। और वहाँ पर इसकी कुछ ब्रेकडाउन होती है। अच्छा, फिर वहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फैलती है, पूरी बॉडी में इसका फंक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन सबलिंगुअल में हमने कहा था कि फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो एवॉइड होता है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, एक और डिसएडवांटेजेस क्या है, वे इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, नोजिया, वोमिटिंग। बाज़ औक़ात ड्रग्स ऐसी होती है काफ़ी टाइम खाने की वजह से, और तो गैस्ट्रिक की जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसको भी तकलीफ़ पहुँचाता है और नोजिया वोमिटिंग भी होती है। बाज़ औक़ात ये डिसएडवांटेज होती है ओरल ड्रग्स खाने की वजह से। ठीक है। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी रुक सकती है, तो कुछ हो सकता है। ये भी डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है। इफ़ेक्ट टू स्लो फॉर द इमरजेंसी,
आप ओरल मेडिकेशन को इमरजेंसी में नहीं दे सकते हो, क्योंकि क्योंकि ओरल ड्रग्स जो है आप देते हैं वो पहले इंटेस्टाइन में, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर ऑब्जर्व होगी, फिर उसका फंक्शन परफॉर्म होगा, फिर जाके वो काम करेगा। तो इमरजेंसी में आप इस ड्रग्स को नहीं दे सकते हो। एंड अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द सम टाइम, बाज़ औक़ात ड्रग्स की वजह से कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं बिल्कुल उसके जायका बिल्कुल ख़राब होता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे फ्लैजेल टेबलेट होती है ना, आप लोगों ने कभी खाई होगी, तो उससे क्या होता है कि जैसे वो आप खाते हो तो एकदम मुंह का जायका चेंज हो जाता है। अनएबल टू यूज़ इन अनकॉन्शियस पेशेंट, और आप ओरली मेडिकेशन जो है अनकॉन्शियस पेशेंट को, जो बेहोश पेशेंट है वो उसको आप नहीं दे सकते हो। रेक्टल की बात करें तो रेक्टल की यहाँ पर बात हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स इनटू द रेक्टम, ठीक है। और ये एक मिनट, अच्छा, टू बी एब्जॉर्ब बाय द रेक्टम ब्लड वेसल, आप रेक्टम के थ्रू देते हो और ये रेक्टम के जो ब्लड वेसल है उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है कि भाई आप इसको अनकॉन्शियस पेशेंट और बच्चों को दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया था, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट ओरली तो नहीं खा सकते, अगर उसको ज़रूरत है तो आप उसको रेक्टल के थ्रू मेडिकेशन दे सकते हैं। इफ़ अ पेशेंट इज़ नोजियस और वोमिटिंग, अगर एक बंदा है वो वोमिटिंग कर रहा है, उसका दिल ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको रेक्टल के थ्रू मेडिकेशन दे सकते हो। गुड फॉर द ड्रग्स अफेक्टिंग ऑफ द बाउल सच एज द लेग्जेक्टिव। अच्छा, इसका कुछ लेग्जेक्टिव ड्रग्स होते हैं ना, एक जैसे मिसाल के तौर पर कब्ज़ को कोने वाली जो दवाई होती है, तो उसके लिए भी आप इसको, मतलब एक अच्छा काम करती है। बाज़ औक़ात लोगों को कब्ज़ वगैरह होता है ना, तो ये एक लेग्जेक्टिव ड्रग्स आप रेक्टल के थ्रू देते हो तो उसका एक बेहतरीन किस्म का ड्रग्स इफेक्ट होता है, गुड इफेक्ट होता है। वो फिर कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन जो है उसको खोल देता है। इसका एक नाम आता है उस ड्रग्स का, एक अच्छा, ये इसमें जो लेग्जेक्टिव में जो एक आता है लिक्विड आता है क्लीन एनीमा के नाम से, वो ऐसा लिक्विड होता है जो आप रेक्टली देते हो और कॉन्स्टिपेशन को वो ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसमें इरिटेशन ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बाज़ औक़ात लोगों को इरिटेशन होती है, बाज़ औक़ात तकलीफ़ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे लोगों को आप इसको नहीं दे सकते जिनको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिनको तकलीफ़ होती है रेक्टल के थ्रू। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जिसको रेक्टल का किसी जगह पर ऑपरेट वगैरह हुआ हो, ठीक है, या कोई इस तरह और मसला वगैरह हो, तो वहाँ पर आप उसको रेक्टल में मेडिकेशन वगैरह नहीं दे सकते। एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल, और इसकी एब्जॉर्प्शन वेरिएबल होती है, हो सकता है कि पूरी जो आपने लिक्विड दी है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, कम एब्जॉर्ब हो, तो ये वेरिएबल होती है, ठीक है। अच्छा, अभी पेरेंटल, हमने इंटरनल रूट की बात की, अभी हम पेरेंटल रूट की बात करें। पेरेंटल रूट में आपके दो रूट आते हैं, एक तो या आप आईवी के थ्रू या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको पेरेंटल रूट कहा जाता है। वे इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द बॉडी, इसमें तीन चीज़ें होती है, एक होता है इंट्रावेस्कुलर, एक होता है इंट्रामस्कुलर और एक होता है सबक्यूटेनियस। इंट्रावेस्कुलर, इंट्रा कहते हैं अंदर को, वेस्कुलर वेसल्स के अंदर, मतलब आपने ब्लड वेसल के अंदर, आपने आर्टरीज़ के अंदर इंजेक्शन लगाया है, ठीक है। प्लस द ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो ड्रग्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपने लगा दिया, तो इसको हमारे पास पेरेंटल रूट में आता है। मिसाल के तौर पर ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि यहाँ ब्लड होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इस ब्लड वेसल के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, इंट्रामस्कुलर की बात करें तो इंट्रामस्कुलर के अंदर फिर इसके मसल्स के भी नाम है, आप वेसल्स के अंदर कौन से एंगल में इंजेक्शन लगाते हैं, मसल, वो तमाम आगे दी गई है, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन और समझा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रामस्कुलर, जब आप स्केलेटन मसल के अंदर जब डेल्टॉइड जो मसल्स होते हैं उसके अंदर जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो भी आपका पेरेंटल रूट में आता है। और सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो इंजेक्शन लगे जाते हैं, एक मिनट, ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है यहाँ पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कि शुगर के पेशेंट जो अपने आप को इंसुलिन वगैरह लगाते हैं ना एब्डोमिनल एरिया में, तो वो आपके सबक्यूटेनियस रूट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर रूट बताए गए हैं, इसको ज़रा देखें। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर आप किसी को इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो,
इंटरडर्मल इंजेक्शन लगा रहे हैं। इंटरडर्मल इंजेक्शन एक अलग हो, मैं आपको समझाता हूँ। इंटरडर्मल के हवाले से पहले आप सबकुटिनियस जहन में रखना। सबकुटिनियस जैसे शुगर के पेशेंट पर आपको इंजेक्शन लगा दे तो उनको 45 डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। कितने? 45 डिग्री के एंगल पर आप, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये लगाना बहुत लाजमी है, क्योंकि फिर ये जब आप सबकुटिनियस में 45 डिग्री पर एंगल रखते हैं तो ये एंगल जो निडल का जो पोर्शन होता है वो फिर आपके सबकुटिनियस टिश्यू में पहुंच जाता है, ठीक है। और इस तरह अगर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, अगर आपको डेल्टॉइड मसल्स में इंजेक्शन लगाना है तो आपने 90 एंगल लेना है, ठीक है। 90 एंगल पे देखो आप, इसकी पोजीशन बिल्कुल बताई गई है कि 90 एंगल कौन सा है, 45 एंगल कौन सा है, और या इंटरडर्मल एंगल कौन सा है ना। अगर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन की बात करते हैं तो जैसे आपके डेल्टॉइड, आप बाजू पर इंजेक्शन लगते हैं ना, तो उसका 90 एंगल आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। और उस जब आप 90 एंगल बनाएंगे तो निडल आपके बिल्कुल मसल्स, जो डेल्टॉइड मसल्स है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और की बात की है, इंटरडर्मल मसल, इंटरडर्मल की बात है। इंटरडर्मल जो होता है, ये जो आपकी डर्मस स्किन लेयर होती है ना, इनके नीचे लगाया जाता है। इसके लिए आपको 10 to 15 डिग्री एंगल आपने लेना होगा। 10 से 15 एंगल आपने अपनी हैंड का पोजीशन बनाना होगा और 10 से 15 एंगल पे आपने इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाना होगा। ये बिल्कुल स्किन के नीचे, डर्मस जो लेयर होती है उसके नीचे लगाई जाती है, ठीक है। ये अगर आपको देखेंगे तो ये डर्मस है और डर्मस के नीचे लगाई जाती है सिंगल को। ये किस लिए लगाई जाती है? अक्सर आप लोगों ने देखा और टिस डोज के लिए लगाई जाती है। जब बाज़ वक़्त एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगता है ना, तो डॉक्टर कहता है कि इसको भाई आप टिस डोज दो, तो वो क्या किया जाता है कि वो इंटरडर्मल लगाए जाते हैं ताकि ये एंटीबायोटिक जो उसको एलर्जी करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये रूट और ये जो एंगल है ये आप लोगों ने याद रखने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अभी आईवी इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ बाईपास। देखो, इसमें जब आप आईवी डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं तो वो फ़ौरन जल्दी काम करता है और उसका एक्शन जो होता है वो बड़ा फास्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मतलब ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, 100% बायो अवेलेबिलिटी है। ये बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर एक, अगर मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है जिसको आपने क्या करना है, एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिख कर दिया 100 mg का, ठीक है, और आपने उसके ब्लड वेसल के अंदर ये इंजेक्शन लगा लिया पूरा। अगर जब इंजेक्शन लगाएगा तो पूरा का पूरा 100 mg ही जाएगा ना। तो इसका मतलब जब आप ब्लड के अंदर पूरा का पूरा 100 mg लगा देंगे तो इसमें इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना ब्रेकडाउन की कोई ज़रूरत होगी। ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी आ गई कि भाई जितनी mg लगाना उतना पूरा का पूरा ब्लड में चला जाएगा। तो ये 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी कहलाई जाती है जब ब्लड के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर यह प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड ऑलमोस्ट इमीडिएट ऑनसेट ऑफ द एक्शन। वही बात हो रही है कि भाई ये फास्ट और जल्दी एक्शन परफॉर्म करता है। लार्ज क्वांटिटी कैन बी गिवन, आप इसको मतलब लार्ज क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं। पेन फ्री होता है। जब एक दफ़ा आईवी किनोला लगा दिया जाता है ना, जब आईवी किनोला लगा दिया जाता है तो उस टाइम सिर्फ पेन होता है, बाकी जब फ्लूइड इन जाता है ब्लड के अंदर तो आपको पता नहीं लगता, दर्द वगैरह फील नहीं होता। लेकिन हाँ, जब मसल्स के अंदर जब इंजेक्शन लगाते हैं और फ्लूइड पुश होता है तो मसल में पेन भी होता है, तो यहाँ पर पेन वगैरह पेन फ्री होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, ग्रेट रिस्क फॉर द एडवर्स इफेक्ट, हाई कंसंट्रेशन अटेंडेंट रैपिडली एंड रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म। दो चीज़ें, एक तो होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी को आप ये एग्जांपल मान लें, ठीक है। यहाँ पर एक है, देखो मिसाल के तौर पर अब एक डॉक्टर ने एक न्यू एंटीबायोटिक आया है और डॉक्टर ने क्या किया, इसका एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर ने क्या किया, आपको कहा कि भाई आप इस एंटीबायोटिक को लगा लो, उसको आपने टेस्ट डोज नहीं दी और आपने उसको डायरेक्ट ये एंटीबायोटिक लगा लिया, ठीक है। ये एंटीबायोटिक जब आपने उसको लगा दिया 100 mg का कोई भी एंटीबायोटिक आपने जैसे लगा लिया तो एकदम उसको जैसे ब्लड में जाएगा फ़ौरन रिएक्शन भी हो सकता है। तो हाई कंसंट्रेशन अटेंशन रिपीटली भी हो सकती है, रिएक्शन का ख़तरा बड़ा हो सकता है, डायरेक्ट रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात हो रही है कि भाई रिस्क एम्बोलिज्म। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं आईवी इंजेक्शन, तो अगर आपके सिरिंज के अंदर एयर आ गए और वो एयर उसके ब्लड के अंदर चला गया तो एयर बबल्स बन जाएंगे, तो उसको रिस्क होता है एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म बन जाता है। ब्लड के अंदर जो एयर के बबल्स बन जाते हैं तो इसका ख़तरा भी होता है बाज़ औक़ात, ठीक है। अच्छा,
ये आईवी इंजेक्शन के तरीके बताए गए हैं कि भाई रेडियल वेन है और इस तरह का बताया गया है, ठीक है। अच्छा, इंट्रामस्कुलर की बात करें, हमने पहले मसल की बात की, हमने कहा कि मसल में इंजेक्शन किस तरह लगाएंगे, डर्मल पे कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, इसका मसल में इंजेक्शन लगाने के फ़ायदा क्या है? एक तो वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, लेकिन आईवी से ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं है। आईवी से सबसे ज़्यादा जो रैपिड रिएक्शन करता है वो आईवी है, इंटरवेनस, फिर उसके बाद जो है वो मस्कुलर है। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में क्या होता है, इस एडवांटेज तो ये है। डिसएडवांटेज में पेन इंजेक्शन साइड फॉर द सर्टेन ड्रग्स, जब कुछ ड्रग्स लगाए जाते हैं इंजेक्शन तो उसका मसल में पेन भी होता है, तो इसका डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, यहाँ पर अभी मसल्स के नाम भी बताए गए हैं कि भाई आप कौन सी जगह पर इंजेक्शन लगा दें तो उस मसल्स को क्या कहा जाता है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप बाजू में लगाते हैं तो बाजू के जो मसल्स का नाम है वो डेल्टॉइड मसल्स में आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखना, कौन सा डेल्टॉइड मसल का एग्जांपल जहन में रखना। जब आप बैक पर लगाते हैं तो उसको उस ड्रग्स का जो उस मसल्स का जो नाम है वो डोर्सोग्लूटियल मसल से कहा जाता है, ठीक है, डोर्सोग्लूटियल मसल से कहा जाता है। फिर थाइज़ में भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं और जिसको हम वेस्टस लेटरलिस मसल्स कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों को जब वैक्सीन लगते हैं ना तो थाइज़ पर लगते हैं, तो वहाँ पर उस जो जिस थाइज़ के जिस मसल्स में लगते हैं तो उस मसल का नाम है वेस्टस लेटरलिस मसल्स कहलाया जाता है, ठीक है। और इस तरह वेंट्रोग्लूटियल मसल्स, तो ये मसल्स के नाम भी जहन में रखना कि आपको अब आइडिया होना चाहिए कि आईएम इंजेक्शन जब लगता है इंट्रामस्कुलर तो वो कौन से हाथ पे कौन से साइड पर लगता है, तो कौन से मसल्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को जहन में होनी चाहिए। अच्छा, सबक्यूटेनियस की बात करें, जब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका फ़ायदा भी है। अच्छा, स्लो एंड कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि फैट्स होते हैं, फैट स्लोली ऑब्जर्व करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज़ लिमिटेड बाय द ब्लड फ्लो, क्योंकि लिमिटेड ब्लड फ्लो होता है ना, जो एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लिमिटेड आराम से होती है क्योंकि वो ब्लड फ्लो स्लो होता है। और ये और भी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है इफ़ अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट, अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है और उसको आप क्या करें, आप उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा, तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की एब्जॉर्प्शन और भी स्लो हो सकती है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये इफ़ेक्ट होती है किसकी वजह से, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। अच्छा, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेजो कंस्ट्रक्टर वेल स्लो एब्जॉर्प्शन, तो वही बात होती है कि अगर वेसल कंस्ट्रक्ट वगैरह हो तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्लो हो सकती है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की बात करें, वे नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम, आप लाजमी बात है सबक्यूटेनियस पे लार्ज वॉल्यूम पे मतलब 3 cc 4 cc 2 cc इस तरह आप इंजेक्शन जो है वो नहीं लगा सकते या वो, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्लो होती है, फिर तकलीफ़ होती है। नॉट फॉर इरिटेंट ड्रग्स, इरिटेंट ड्रग्स भी आप वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। पेन होता है, नेक्रोसिस, टिश्यू स्लगिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, स्लजिंग। अच्छा, यहाँ पर जहन में रखना कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो वो पेन तो लाजमी बात है करता है, नेक्रोसिस वहाँ के टिश्यू ख़राब इस वजह से होते हैं, बाज़ औक़ात जो इंजेक्शन गलत एंगल पर लग जाए, प्रॉपर सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है वहाँ पर अगर फैट टिश्यू तक प्रॉपरली ना पहुँचे और गलत तरीके से लगाए तो वह टिश्यू नेक्रोसिस ख़राब भी हो सकते हैं। और जब टिश्यू ख़राब हो जाए तो टिश्यू स्लोविंग भी हो सकते हैं, मतलब टिश्यू जो होते हैं, मतलब जब एक आप लोगों ने देखा होगा जब किसी इंसान का स्किन वगैरह ख़राब हो जाए तो स्किन जो ऊपर से उभर जाते हैं और गिरता रहता है, ऊपर से छोटे छोटे पोर्शन जो होते हैं उसके हिस्से गिरते रहते हैं, तो उसको टिश्यू स्लोविंग कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके सबक्यूटेनियस टिश्यू गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के। अच्छा, ये बताया गया है कि भाई आपने 90 एंगल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप लोगों ने क्या, अभी यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें बताई कि भाई अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस करता है कि मेडिकेशन लगाओ तो आप लोगों ने मेडिकेशन कैसे लगानी है उसके हवाले से बात की गई है। सबसे पहले लिखा है कि वॉश हैंड बिफोर गिविंग द मेड्स, मतलब आप किसी को भी इंजेक्शन वगैरह लगाओ तो आप सबसे पहले अपने हाथ वॉश करो, साफ़ सुथरे करो, ताकि जो
एक बंदे की जो जरासीम है दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो, दूसरे को तीसरे को ट्रांसफ़र ना हो, तो डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, ताकि वो स्प्रेड ना हो। एक दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा है, रीड MAR केयरफुली, इफ़ इवन इन डाउट चेक द ओरिजिनल ऑर्डर। यहाँ पर पॉइंट है भी MAR कहते हैं मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने का एक रिकॉर्ड। ये बेसिकली एक फॉर्म होता है, उसमें ये लिखा होता है कि इस पेशेंट को ये ड्रग्स जो है वो इस तरीके से देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल आपको समझा दूं कि एक इंजेक्शन है, उसमें डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि भाई एक चार्ट पे लिखा हुआ है कि भाई ये इंजेक्शन जो होता है उसको TDS लगाना है 500 mg, TDS लगाना है कितना 500 mg। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड फुल फॉर्म इसका ये है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो आप लोगों ने देखना है, उससे आपको आइडिया हो कि पेशेंट को ये इंजेक्शन इतना टाइम लगाना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस चार्ट में आपको इस मेडिकल जो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेटेड रिकॉर्ड है इसमें आपको कोई डाउट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपने चेक करना है ओरिजिनल ऑर्डर, जो डॉक्टर ने एक अलग फॉर्म में ओरिजिनल ऑर्डर दिए हुए हैं, तो आप उसमें जाके चेक करें कि हाँ वाकई डॉक्टर ने 500 mg लिखा है, कितना लिखा है, ताकि अगर डाउट हो तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। नेवर गिव द मेडिकेशन यू आर अनसर्टेन ऑफ अनलेस यू हैव लुक्ड देम अप और हैव अ कंसल्ट विद फार्मेसी। देखो सिंपल सी बात है, आपने मेडिकेशन नेवर गिव मेडिकेशन, तब आप अगर आपको कोई भी ख़दशा हो, कोई भी आपको मतलब कन्फ्यूजन हो, तो आपने मेडिकेशन नहीं देनी। आप उस मिसाल के तौर पर अभी आपको मेडिसिन का पता नहीं है कि भाई ये मेडिसिन ओरली देनी है, इंट्रावेनस देनी है, किस तरह देनी है, तो आपको पता नहीं, तो आपने वो मेडिकेशन नहीं देनी। आप जाए जो फार्मेसी वाले हैं या जो आपके जो डॉक्टर हैं उनसे कंफर्म करें, तो उनसे कंसल्ट द फार्मेसी, उससे कंफर्म करें, फिर आप उसको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करें, ठीक है। ये कुछ तरीक़ेकार बताए कि ताकि गलती वगैरह ना और नुकसान ना हो किसी और को। एक पॉइंट कुछ पॉइंट और भी लिखे, नेवर गिव मोर देन 3 cc पर IM इंजेक्शन। देखो IM इंटरमस्कुलर इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो 3 cc से ज़्यादा वहाँ नहीं लगाना। मतलब अगर आप डेल्टॉइड मसल्स पर या ग्लूटल मसल्स पर, डोर्सो ग्लूटल मसल्स में आप इंजेक्शन लगाते हो, 3 cc से ज़्यादा आप लोग 3 ml, 3 cc और 3 ml एक ही चीज़ है, ठीक है। ml और cc दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप 3 ml या 3 cc से ज़्यादा आपने इंजेक्शन इंटरमस्कुलर या इंटरग्लूटल नहीं लगाना, क्योंकि उसका मसला ये होता है कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन बड़ी स्लो हो जाती है। वहाँ पर फिर क्या होता है, स्लो एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ पर उसकी जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो फिर और नुकसान बन जाता है और नेक्रोसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो ये स्टैंडर्ड होता है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। वेयर अ ग्लव्स विद ऑल इंजेक्शन, जब भी आप किसी इंजेक्शन वगैरह लगाओ तो आप लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। डू नॉट गिव ऑरली मेडिसिन इफ़ पेशेंट इज़ वोमिटिंग एंड सेडेटेड, NPO और इज़ अनकॉन्शियस। अगर एक पेशेंट वो उल्टियाँ कर रहा है, ठीक है, नशे की हालत में है, या NPO मतलब नथिंग पर ऑरल, या डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई आपने उसको मेडिसिन ऑरली नहीं देनी है, या वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो आपने उसको ऑरली मेडिकेशन बिल्कुल नहीं देनी। अगर वो मीटिंग करेगा, आप ऑरल मेडिकेशन देगा, वो दोबारा बाहर निकालेगा, ठीक है। नशे की हालात में ये हो सकता है कि भैया NPO, तो आप उसको ज़बरदस्ती देंगे तो हो सकता है वो सांस की नाली में एक्सपायर कर जाए, वो साइंस की नाली में चला जाए, तो ये नुकसान होते हैं, तो इस तरह का आपने नहीं देना है। फॉलो द नारकोटिक प्रोटोकॉल फॉर द साइनिंग आउट ऑफ नारकोटिक्स। देखो बस मेडिकेशन ऐसी होती है नशे वाली ना, तो वो अगर आपने पेशेंट को देनी भी है, अगर डॉक्टर वगैरह जैसे मॉर्फिन वगैरह आते हैं, डॉक्टर एडवाइस भी करें, तो आपने अगर उसको देना भी है तो आपने प्रॉपर नारकोटिक प्रोटोकॉल यूज़ करना है। क्यों? ताकि उसमें कोई गलती वगैरह ना हो। प्रॉपर तरीक़ाकार होते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, ताकि ये मेडिकेशन जो होता है ये एक मतलब हाई अलर्ट मेडिकेशन होती है, तो इसको आप किसी और को ना लगे। प्रॉपर प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक इम्प्यूल लेना है, अगर एक पेशेंट को आपने मान लें कि आप एक इंजेक्शन है जो नारकोटिक्स इंजेक्शन है, ओपियोइड्स इंजेक्शन है, ठीक है, नशे वाली या सुन करने वाली मेडिकेशन है, या OT में जो लगाई जाती है ऑपरेट करने के लिए पेशेंट को सुन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 cc भर लिया, उसमें 1 cc रिमेनिंग है,
आपने क्या करना है, उस मिसाल के एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने उस बाकी जो 1 cc नहीं लगना है, आपने उसको डिस्कार्ड करना है उसी टाइम, ये नहीं कि रखना है। ये हो सकता है कि गलती से किसी और को लग जाए, प्रॉपर नीडल कैप करना है, किसी और को नहीं लग जाना है। तो इस प्रॉपर नार्कोटिक जो भी रोल है उसको, प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करके वो इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। अच्छा, ड्रग लेबल की बात करते हैं। वे ड्रग्स कंटेनर लेबल मस्ट बी इंक्लूड, मतलब जो दवाई होती है ना उसके ऊपर अपना लेबल होता है। जो भी ड्रग्स आप इंजेक्शन लो, टेबलेट लो या कोई भी ऐसा जो सिरप वगैरह, तो उसके ऊपर अपने लेबल वगैरह होते हैं। उस पर उसका जेनेरिक नेम होता है कि भाई इस ड्रग्स का फार्मूला क्या है, इस ड्रग्स की स्ट्रेंथ क्या है, कितने mg में है, कितने ml में है, कितने mg की है, 5 mg की, 10 mg की, 50 mg की, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर उसका डोज लिखा होता है। एंड हॉस्पिटल अप्रूव एब्रीविएशन एंड सिंबल्स, और हॉस्पिटल के एब्रीविएशन सिंबल वगैरह उस पर उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से लगे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने उसको देखनी है उस ड्रग्स के ऊपर। ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं और बस आप जैसे रीड करते जाएंगे आप लोग को समझ आता जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ लिखा है कि ओनली हॉस्पिटल फार्मेसी स्टाफ में भी अल्टर ऑफ ड्रग्स कंटेनर लेवल। देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन आप एज ए नर्स आपने देखा कि उसके ऊपर कोई मसला है, उस डेट चेंज है या कोई भी इशू है, तो आपका हक नहीं बनता कि आप उस ड्रग्स को उसके लेबल को हटाओ या उसके लेबलिंग को चेंज करो। ये तमाम काम फार्मेसी वाले के फार्मेसी स्टाफ कर सकता है। इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेबल मस्ट बी इंक्लूड अ यूनिक पेशेंट नेम एंड identifier, the generic name of the drugs, strength, dose, form and parental vehicles if applicable, and hospital approve the abbreviation and symbols। देखो सिंपल सी बात लिखी कह रहे इन पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब है कि एडमिट पेशेंट। इन पेशेंट किसे कहते हैं? एडमिट पेशेंट। अगर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो आपने उसके जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है उनके ऊपर लेबलिंग तमाम इंक्लूड करनी कि भाई इस पेशेंट, मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज़ होते हैं ना, तो हर अलग अलग मरीज़ की अलग अलग दवाई होती है। तो आपने हर मरीज़ की जो एक दवाई है, आप फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट ले लिया, ठीक है, ये एक पेशेंट है, आपको ये एज ए नर्स आपको ये पेशेंट हवाला किया, तो अगर आप इसको जो भी अब उस दवा के ऊपर इसका नाम होना चाहिए, ठीक है, ताकि पता हो कि ये दवा इस बंदे की है। उस दवा उसके ऊपर इसकी जेनेरिक नेम, ड्रग्स का स्ट्रेंथ, तमाम चीज़ें उसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए, लेबलिंग की जानी चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि भाई ये जो ड्रग्स है क्या इसको पेरेंटल रूट में चल लगेगा, चाहे इसको आईवी लगना है या डाइल्यूट होकर लगना है या ओरली देना है, मतलब तमाम की तमाम चीज़ों को लेबलिंग करना है ताकि रिस्क वगैरह ना हो, किसी और को तकलीफ़ वगैरह ना हो, गलत दवाई ना चली जाए। तो तमाम A to Z चीज़ों को आपने लेबलिंग करना है, चेक भी करना है और लेबलिंग भी देखनी है। अच्छा, फिर आगे के द फॉलो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूड ऑन द पेशेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन लेबल इफ़ द नोट अवेलेबल ऑन द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ें भी आप लोगों ने देखी है कि भाई अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को मेडिकेशन लिखी तो कितनी फ्रिक्वेंसी में देना है। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी की मिसाल के तो एक डॉक्टर ने पेनाडोल टेबलेट लिखी है 500 mg, उसको लिखा है कि TDS लिखा है। हाँ भाई ये 500 mg की टेबलेट है, सुबह दोपहर शाम देनी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बताई गई कि इसको कितने टाइम से एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोज, आपको ये भी देखना है कि भाई मतलब कितने टाइम पे देनी है, कितना डोज देना है, कौन से रूट से देना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्सिलरी या क्वेश्चनरी स्टेटमेंट इफ़ एप्लीकेबल। बाज़ दवा ऐसी होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई दवाई को है जो इस्तेमाल करने से पहले आपने मतलब ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है बाज़ दवाई के साथ ये होती है। मिसाल के तौर पर कुछ दवाई के ऊपर लिखा था कि इस दवाई को आपने इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से शेक करना है, या ऐसे होता है कुछ दवाई को आपने खाने के साथ खाना है, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई आपने उसको दूध के साथ खाना है, कुछ दवाई ऐसी होती है कि भाई आपने खुराक के बीच में खाना है, निहार मुँह खाना है। तो ये तमाम स्टेटमेंट उसके ऊपर आप लोगों ने देखनी है और उसको प्रॉपर वो करना है। द डेट डिस्पेंस्ड, द डेट ऑफ डिस्पेंस का मतलब ये है कि आपने ये भी कंफर्म करना है कि ये जो दवाई है ये फार्मेसी से किस डेट को इशू हुई है, तो इन चीज़ों को भी आपने प्रॉपर तरीके से देखना है। अच्छा, रिटर्न ड्रग्स की बात करें, रिटर्न ड्रग्स मतलब
कुछ ड्रग्स जो है वो आपको फिर रिटर्न करनी भी होती है। उसका मतलब ये है कि भाई अनयूज जो भी ड्रग्स होती है, ठीक है, मतलब एक ड्रग्स है डॉक्टर ने पेशेंट के लिए लिखी वो इस्तेमाल नहीं, तो आपने उस यूज जो ड्रग्स है उसको दोबारा से रिटर्न करना है हॉस्पिटल फार्मेसी में। फिर क्या, प्रीवियसली डिस्पेंस्ड ड्रग्स मस्ट नॉट बी रीडिस्पेंस्ड अनलेस। देखो जो ड्रग्स आपने फार्मेसी वाले को दिए ना, वो फार्मेसी वाला उसको तब तक दोबारा से नहीं सेल कर सकता जब तक वो कुछ चीज़ें उस ड्रग्स में दे के नहीं। वो फॉर एग्जांपल आप एज अ नर्स आपने कुछ मेडिकेशन वापस रिटर्न कर दी पेशेंट के लिए यूज़ नहीं, तो ये फार्मेसी वाले का हक है कि वो उस ड्रग्स को दे के दे आर रिटर्न टू हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ सील्ड डोज यूनिट अ कंटेनर एज ओरिजिनल डिस्पेंस्ड। हाँ ये भी देखना है कि भाई फार्मेसी वाला ये देखे भाई हाँ ये ड्रग्स जो है वो प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो सील्ड है, खुला हुआ तो नहीं है, इसकी लेबलिंग तो ख़राब नहीं हुई है, प्रॉपरली उसको देखेगा ड्रग्स के अंदर कोई मसला तो नहीं है, एक्सपायरी तो ख़त्म नहीं हुई इसकी, तो तमाम चीज़ें वो उस चीज़ों को देखेगा और उसके बाद फिर दूसरे पेशेंट को सेल कर सकता है। तो ये तरीक़ाकार है। और एज अ नर्स भी आप लोगों को ये काम है, जब भी फार्मेसी जो है फार्मेसी से कोई भी ड्रग्स दी जाता है तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने भी देखनी है, क्या वो उस ड्रग्स का सेल तो नहीं खुला हुआ, क्या वो ड्रग्स जो है वो एक्सपायर तो नहीं है, क्या उसके जो अंदर जो मटेरियल है वो ख़राब तो नहीं है, तमाम चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपरली देखनी होती है, ठीक है। पेशेंट रिकॉर्ड की बात करें, देखो पेशेंट का जो है आप लोगों ने रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई द रजिस्ट्रेंट मस्ट इंश्योर द प्रिपेयर्डनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड फॉर ईच पेशेंट होम ड्रग्स आर prepared are the complete and accurate and current expense patient admit for the less than 24 hour to। देखो बात ऐसी है ना, सिंपल सी बात लिखी हुई। पहली बात ये कह रही कि भाई आपने पेशेंट की जितनी भी जो भी पेशेंट है उनको सबसे पहले उनकी रिपोर्ट आपने प्रिपरेशन करनी है, तैयार करनी है, फिर उनको मेंटेन करके भी रखनी है, ठीक है। और फिर कुछ बताया कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होती है, रिकॉर्ड्स होती है जो आप उसको ब्रीफली तो नहीं रख सकते, शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सर्जिकल डे केयर, कुछ सर्जरीज़ होती है कि दिन में आप पेशेंट को जो तो छुट्टी दी जाए, सर्जरी होकर पेशेंट को दिन में छुट्टी दी जाती है, तो उसको भी आप रख सकते हो, ठीक है। अपने पास एम्बुलेटरी केयर और सर इमरजेंसी शॉर्ट स्टे केयर, पेशेंट आए थोड़ा टाइम इमरजेंसी के लिए आया तो आपने उसके लिए थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह अपने पास, ये रिकॉर्ड चीज़ें जो है ये तमाम शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड भी रखना है आपने अपने पास, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एडमिट होते हैं कई टाइम से, महीनों से, हफ्तों से, तो उसकी रिकॉर्ड जो है प्रॉपरली आपने प्रिपरेशन भी करनी, उसको मेंटेन प्रॉपर तरीके से करना है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो पेशेंट एडमिट होते हैं 24 आवर के अंदर भी उसको ऑफ कर दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है, तो उनको भी आप शॉर्टली उनका रिपोर्ट जो है वो आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि फिर ये रिपोर्ट आगे जो भी डिपार्टमेंट है उनको देना पड़ता है। अच्छा, द पेशेंट रिकॉर्ड मस्ट भी, पेशेंट के रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए, पेशेंट का फुल नाम होना चाहिए, वो किस डेट पे एडमिट हुआ है, उसका हॉस्पिटल नंबर क्या है, कौन सी जगह वार्ड में है, आईसीयू में है, कौन सी जगह पर लोकेशन है उसकी, पेशेंट डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और पेशेंट की पार्टिसिपेशन नेम, उसका मतलब जो भी अटेंडिंग पार्टिसिपेंट होता है, मतलब उसका जो भी उसके साथ आया हुआ है जो अटेंडेंट होता है उसका नाम, और पेशेंट वेट, उसका हाइट अगर ज़रूरत हो तो, ये तमाम चीज़ें जो है ये आप लोगों ने रखनी है। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी आपने रखना है कि पेशेंट एलर्जी एडवर्स ड्रग्स, पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, कौन से ड्रग्स से उसको एलर्जी है और उसका डायग्नोस क्या है, पेशेंट को तकलीफ़ क्या है। वी कोलिनर्जिक लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच हैव बीन एंड प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट इन सिंस एडमिशन टू द हॉस्पिटल इफ़ द एडमिशन इज़ द प्रोलॉन्ग फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। देखो कोलिनर्जिक हिस्ट्री किसे कहते हैं, कोलिनर्जिकल हिस्ट्री उसे कहते हैं पेशेंट जिस डेट से एडमिट हुआ उस डेट से लेकर आखिर तक उसको जो भी मेडिकेशन लिखी है, स्टार्ट हुए, उनको दी गई है, तमाम के तमाम का रिपोर्ट अपने पास रखना, इसको हम कोलिनर्जिकल हिस्ट्री कहलाई जाती है, ठीक है। कि पेशेंट को फर्स्ट डे से कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट हुई है और एंड तक, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कुछ नाम बताए, अ लिस्ट ऑफ द ऑल करंट ड्रग्स, ऑर्डर ऑफ इंक्लूड, ड्रग्स का नाम, ठीक है, ड्रग्स कौन से किस नाम से ड्रग्स है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका डोज क्या है, रूट क्या है, उसका डोजेज फॉर्म क्या है, डॉक्टर ने क्या डोज उसने दी है, इंट्रावेनस से है, डाइल्यूट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ मेडिकेशन ऐसे जो ड्रिप में डाइल्यूट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। कुछ डायरेक्शन फॉर यूज़, कुछ द डायरेक्शन फॉर यूज़,
ये भी डायरेक्शन देना है कि भाई आपने किस तरह यूज़ करनी है, खाने से पहले यूज़ करनी है, खाने के बाद यूज़ करनी है, किस तरह इस्तेमाल करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम और फ्रिक्वेंसी, ये तमाम की तमाम चीज़ें कौन से टाइम पे देनी है, कितने टाइम देनी है, तमाम की चीज़ें यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे, फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।